हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई देखो, आज की इस क्लास के अंदर हमें एक तो होमवर्क करना है। जो पिछली क्लास में मैंने आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, मैंने कहा था एक ट्राई करना। आपने पक्का ट्राई करा होगा। अगर अभी तक नहीं ट्राई करा तो एक बार प्लस माइनस कर लीजिए जल्दी से। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपना होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर 4 से आज मैं स्टार्ट करूंगा। और फिर मैं चलूंगा आपके पास आज नया कंसेप्ट जिसका नाम है अमेंडेड कैरेट बुक। अमेंडेड कैरेट बुक क्या कहता है, ये कंसेप्ट नया है, इस सभी के लिए नया है। अमेंडेड कैरेट बुक, ठीक है। चलो पहले तो ये करते हैं, 4 क्वेश्चन करते हैं, 4 क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। DRS as on 31 मार्च, 31 मार्च को है, एज ऑन तक है तो एज ऑन डैश कर दिया मैंने। डेट देंगे, लो भाई लो। जल्दी से फॉर्मेट बनाए, अगर आपने फॉर्मेट बना रखा है। ईमानदारी से अगर आप होमवर्क करते चलेंगे तो सही रहेगा, अगर नहीं करा तो कोई बात नहीं। आपको ही प्रॉब्लम आएगी, आगे मुझे नहीं आएगी मेरे भाई, ठीक है। अगर ईमानदारी से होमवर्क करें, नहीं करा अभी भी ऑडियो स्टॉप कर दो। अभी भी एक बार अपने आप कर लीजिए, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो मैं तो करा ही रहा हूँ। बात है कि क्लास लेने का मतलब है कि आपको भी समझ में आना चाहिए। आपको तभी समझ में आएगा जब अपने हैंड से करो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर मैसेज सुरेश एंटरप्राइज प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। कह रहा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, मतलब पासबुक का बैलेंस दे रखा है, मुझे कैश बुक में पूछना है। और कितना दे रखा है, 31 मार्च 2015, मतलब 31 मार्च 2015 की है। मेरा मिल गया 31 मार्च 2015। और मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ओहो, बैलेंस नहीं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। और वो आपको दे रखा है कितना, 8800 का। मेरे पे नेगेटिव बैलेंस कितना है, मुझे बैंक को भी कितना पे करना है, 8800। अब यहाँ पर कुछ आइटम जो होंगे वो ऐड होंगे, और यहाँ पर कुछ आइटम जो होंगे वो लेस होंगे। और ऐड लेस करने के बाद जो भी आइटम बच जाएगा उसको हम नाम देंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। लो भाई, तो पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं मेरे भाई, पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं। एक मिनट, वो सॉफ्टवेयर भैया। चलो पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं। कह रहा है चेक डिपॉजिट इन बैंक इतना रुपए का, बट ओनली 2000 पर क्लियर टिल 31 मार्च। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि भैया मैंने एक चेक डिपॉजिट कराया था। मैंने कहा ठीक है सर। मैं कहा ये लो एग्जांपल है, ये मेरा वर्किंग नोट है। पेपर में तो नहीं बनाना है वर्किंग नोट, ये तो ऐसी रफ फर्क है। मैंने कहा भाई ये कैश बुक है, मैंने कहा ये पासबुक है। एक चेक 10,000 रुपये आपके पास है, 10,000 रुपये आपके पास है। एक चेक डिपॉजिट कराया, एक चेक डिपॉजिट कराया, और वो जो डिपॉजिट कराया वह है, मान लेते 5800 का, मान लेते हैं 5800 का चेक डिपॉजिट कराया। मैंने कहा भाई मेरी लाइबिलिटी कितनी की थी, 8800 की थी आई थिंक, है ना। शुरुआत में लाइबिलिटी 8800 की ले लेते, चलो सही रहेगा। 5800 8800, भाई मेरी लाइबिलिटी थी 8800 की। मैंने एक चेक डिपॉजिट कराया तो घर आकर मैंने कहा कि भाई मेरी लाइबिलिटी 5800 से कम हो गई। अब मैंने कैलकुलेटर ले लिया भाई, मैंने कहा भाई 8800 माइनस 5800, या आपके पास मेरे हिसाब से मेरी लाइबिलिटी अब 3000 बच जानी चाहिए। भाई मैंने बैंक पे गया, मैंने एक चेक डिपॉजिट करा दिया। बैंक वालों को जैसे चेक डिपॉजिट कराया, अब क्या हुआ कि जो बैंक वाले भैया है उनको उन्होंने मेरा चेक क्लियर नहीं करा। कितना क्लियर करा, अप टू 2000, बस 2000 रुपये डिपॉजिट कर दिया, अदरवाइज और डिपॉजिट नहीं करे। तो मेरे बैंक के हिसाब से लाइबिलिटी कितनी कम होगी, बैंक के हिसाब से लाइबिलिटी 2000 रुपये कम हुई, पर मुझे लगा पूरे 5800 रुपये कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो 5800 का चेक दिया था। अब मेरे हिसाब से लाइबिलिटी दिख रही है 3000 रुपये, और बैंक के हिसाब से लाइबिलिटी दिख रही है 5800 रुपये। दोस्तों अब मुझे पासबुक का बैलेंस दे रखा है, तो पासबुक से कैश बुक में पहुंचने के लिए मुझे 5800 से 3000 पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, 5800 में 3000 माइनस करना पड़ेगा, तो 2800 माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, 2800। क्यों भाई, 5800 पे डिपॉजिट कराए थे, 2000 तो क्लियर हो गए ना, बाकी 2800 क्लियर नहीं हुए, जो कि मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। मैं यहाँ भी अब माइनस कर दूं, क्योंकि मुझे कैश बुक का बैलेंस दे, पासबुक का बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का नहीं। तो पासबुक को कैश बुक बनाने के लिए मुझे 2800 रुपए यहाँ पर माइनस करने पड़ेंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या हुआ, 5800 में से 3000 रुपए, 2000 रुपए क्लियर, अब बच जाएगा 2800 रुपए, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। चेक इशू 2500, 3800, 2000 ड्यूरिंग दिस मंथ। इस महीने में 3 चेक इशू करे थे, 2500, 3800 और 2000। तो उसका टोटल कर लेते जरा, 2500, 3800 प्लस 2000, ये आपका 8300 रुपये आया। कह रहा देखो द चेक ऑफ 5800 रुपये इज स्टिल विद द सप्लायर। एक चेक इशू करा मैंने किसी सप्लायर को दिए, 3 सप्लायर थे मान लो अलग अलग, मतलब एक सप्लायर को एक सप्लायर को 3 चेक दिए। मैंने कहा भाई ऐसे करके पैसे निकाल दिए। टोटल जो चेक था वो 8300 रुपये का इशू करा था। टोटल चेक कितना इशू करा मैंने, 8300 रुपये का। आयो देखो इशू और डिपॉजिट कहती तो आती है हमेशा, ये हमेशा आती है इशू डिपॉजिट। मान लेते इस बार मैंने कहा कितने के चेक इशू करे, 8800 रुपये, 8800। मैंने कहा चलो 10,000 रुपये मान लेते लायबिलिटी में, कितनी लायबिलिटी, 10,000 अजम्पशन लेंगे मैं, ठीक है। अब 3 चेक इशू करे गए हैं और जब मैं चेक इशू करूंगा तो मैं अपने घर पे आकर क्या बोलूंगा, मैंने कहा मैंने एक चेक दे दिया सप्लायर को, मान लो आप सप्लायर हो, मैंने 83,000 का चेक दे दिया, तीनों को जोड़ दिया, 1 2 3, तीनों को जोड़ दिया तो 8300 लिखा। मैंने कहा 8300 के मैंने चेक आपको इशू करे 3। मैंने कहा भाई जाके बैंक से निकाल लेना। मुझे लगा कि आप ये बैंक से निकाल लोगे, पर आपने सिर्फ और सिर्फ, मैंने लगा मेरे को बैंक से निकाल लोगे तो मेरी लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, मैंने अपनी लायबिलिटी और बढ़ा दी। मुझे लगा कि आप मेरे बैंक से पैसा निकाल लोगे, मुझे लगा मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, मेरे हिसाब से लायबिलिटी होगी 18,300 रुपए। बट आपने 5800 रुपए अभी भी अपने पास ही रखा चेक, मतलब 5800। अगर मैं कहूँ 8300 मेरा टोटल चेक मिला मुझे, आपको टोटल चेक कितने का मिला, 8300 का। फिर मतलब 5800 का चेक आपने डिपॉजिट नहीं करा, उसको अपने पास रखा, तो डिपॉजिट कितना कराया, सिर्फ 2500 वाला चेक। मतलब ये वाले 2 चेक आपने डिपॉजिट नहीं कराए, सिर्फ ये वाला चेक डिपॉजिट कराया और निकाल कर लिया है पैसे। तो भाई बैंक ने तो 2500 की लायबिलिटी तो बढ़ाई होगी, और मुझे लगा आप सारे पैसे निकाल लोगे। आपने 2 चेक नहीं निकाले, 2 चेक आपने बैंक में निकाले नहीं, उससे पैसे अभी भी आपके पास रखे हुए सप्लायर के पास, ठीक है। आप सप्लायर हो, आपके पास पैसे पड़े हैं। 2 चेक, एक चेक आपने पैसा निकाल लिया, जितना चेक आपने पैसा निकाला तो कैसे लायबिलिटी बढ़ी होगी। बैंक ने मेरी लायबिलिटी 12,500 कर दी है, पर मुझे लगा सारा पैसा निकाल लिया होगा, इसलिए 18,300 हो गए। अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचने में यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा क्या, 5800 रुपए जो उसके पास स्टिल पेंडिंग है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, तभी 18,300 के बराबर आएगा, ठीक है। मैं फिर लास्ट बार और जरूर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बस मैच कराना मकसद होता है, यहाँ पर गलत सही का मतलब नहीं होता। दूसरी एंट्री क्या है, 5800 रुपए कहां से आया, जो अभी स्टिल पेंडिंग थे, अब उसको ऐड कर देंगे कैश बुक के बराबर आने के लिए, ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि कैश बुक को तो मैंने 18,300 कर दिया, अब ये बात कम है, तो कम को जड़ाने के लिए मुझे 5800 रुपए ऐड करना पड़ेगा। आई बात समझ में, क्लियर है नहीं है, क्लियर है। पहले दूसरी तीसरी एंट्री होगी, चौथी डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 12,250 बट रॉन्गली एंटर्ड टू 15,220, मतलब अब एरर हो गया। एरर क्या हुआ मतलब समझ नहीं, मैंने कहा भाई कैश बुक है और ये पासबुक है, मैंने कहा भाई 1000 और 1000 की लायबिलिटी है मेरे ऊपर। मैंने कहा 1000 नहीं 2000 की लायबिलिटी मेरे ऊपर। कितने की लायबिलिटी है, 2000 रुपए की। पहले से मेरी लायबिलिटी कितनी की पड़ी मेरे दोस्त, 2000 रुपए की मेरी लायबिलिटी पहले से है, ठीक। अच्छा अब 2000 की लायबिलिटी है, तो एक डिविडेंड कलेक्ट करा गया और वो जो डिविडेंड का प्राइस था वो था 1250 रुपए। मेरा डिविडेंड आने वाला था, मुझे पता है कि मेरा डिविडेंड आने वाला है 1250 रुपए का। मैंने कहा मेरे 1250 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, मेरे 1250 यहाँ से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि डिविडेंड कितना आ रहा है 1250। अब एक कंपनी मुझे डिविडेंड दे रही है, मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मुझे पता चल गया इसके बारे में, यहाँ पर कहीं लिखा कि नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, पर रॉन्गली एंटर 1520 रुपए इन कैश बुक। अच्छा सॉरी डिविडेंड कलेक्ट हुआ 1250 रुपए, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट करा और बैंक ने 1250 से मेरी लायबिलिटी कम कर दी। अब जो लायबिलिटी रहेगी मतलब 2000 माइनस 1250, अब जो लायबिलिटी रहेगी वो 750 रहेगी बैंक के हिसाब से। ध्यान सुनना क्या हुआ, मेरे को बैंक को पैसे दे रहे थे 2000 रुपए, एक कंपनी थी जहां पर मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा था, उन्होंने डिविडेंड दिया और बैंक में डिपॉजिट करा दिया। बैंक वालों ने मेरी लायबिलिटी 1250 रुपए कम कर दी, क्योंकि डिविडेंड 1250 का। गलती से मैंने 1250 की जगह गलती से 1520 कम कर दिया। गलती से मैंने क्या करा, कैश बुक में एंटर क्या कर दिया, गलत एंटर कर दिया, 1250 की जगह 1520 कर दिया। अब भाई मैंने अपनी लायबिलिटी 1520 से कम कर दी, तो मैंने कहा 1520, मेरे हिसाब से लायबिलिटी देखिए 480। अब ये मत देखना कि गलती किसकी, ये देखो कि अब मुझे पासबुक का स्टार्टिंग बैलेंस है, तो मुझे पासबुक का बैलेंस गिवन है, मुझे इच्छा रखनी यहाँ होगी, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अब 750 को 480 से माइनस करके देखते हैं, तो मैंने कहा 750 माइनस 480 तो 270 रुपए यहाँ पे मुझे और माइनस करने पड़ेंगे 750 के अंदर, तभी ये 480 के बराबर पहुंचेगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको।
डिविडेंड कलेक्ट करा था बैंक ने 1250 रुपए, बैंक ने तो 1250 से लायबिलिटी कम करी, पर आपने गलती से 1520 रुपए अपने कैलकुलेट के अंदर एंटर किया, मतलब आपने अपनी लायबिलिटी कितने से कम करी, 1520। तो बैंक ने सही लायबिलिटी कम कर दी, आपने ज्यादा लायबिलिटी कम कर दी। अब बैंक आपके पास पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो अब आपको पासबुक को कैलकुलेट में बचाने के लिए आपको भी लायबिलिटी और कम करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पासबुक का बैलेंस गिवन है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं 270 रुपए माइनस करूंगी, हाँ जी 270 रुपए मैं यहाँ पर माइनस करता हुआ चलूंगा। सेकंड में 270 270 माइनस करूंगा, कैसे निकाला, मैंने कहा देखो 1520 गलत एंटर कर दिया था, जबकि 1250 होना चाहिए था, आगे 270 देख लो 1520 था टोटल जो आपने एंटर करा और 1250 आना था, तो आपके पास 270 रुपए आ गया जो आपको माइनस करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इनटू द करंट अकाउंट 2000 का अपीयर इन पासबुक। भाई मैंने एक एफडी कराई थी, उस एफडी में से 2000 रुपए का अमाउंट एफडी अकाउंट में से 2000 का अमाउंट मेरे करंट अकाउंट में आ गया, जो कि मेरा नॉर्मल अकाउंट है जिससे मैं ट्रांजैक्शन करता हूं, करंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन होती है। एफडी तो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, यहाँ पर अपने पैसा इन्वेस्ट करते हैं कुछ टाइम के लिए। वहां पर मैंने 2000 रुपए की एफडी कराई थी, 2000 रुपए का अमाउंट एफडी मैच्योर हो गई, 2000 का अमाउंट जो था वो ट्रांसफर हो गया दोस्त, 2000 का अमाउंट ट्रांसफर हो गया करंट अकाउंट के अंदर, तो मेरा करंट अकाउंट में जो नेगेटिव बैलेंस था वो मेरा कम हो गया होगा। जैसे एग्जांपल मैंने कहा कैश बुक और पासबुक, मैंने कहा मेरे 5000 की लायबिलिटी शुरुआत में, मेरी कितने की लायबिलिटी 5000 की। अब मेरे एफडी अकाउंट से जो एफडी मैच्योर होगी वो एफडी अकाउंट में करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब मेरे 2000 मेरे करंट अकाउंट में आया, तो मेरे को पहले से बैंक को 5000 देने, वो जो 2000 रुपए जो मेरे एफडी के मैच्योर हुए वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। इससे क्या हुआ, मेरी लायबिलिटी कम हो गई। अब मेरी लायबिलिटी कितनी रहेगी बैंक के साथ 3000, पर मैंने वो पासबुक में रिकॉर्ड ही नहीं करी, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी, और कैश बुक के साथ मेरी लायबिलिटी कितनी रहेगी 5000। तो बस समझ में आया। एफडी अकाउंट दो अकाउंट खुल जाते हैं बैंक में, जब आप एफडी कराते हो बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको समझा दिया, एक लंबा वहां आप क्या करते हो कुछ टाइम के लिए रखवा लेते हो, उसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इन्वेस्टमेंट पर्पस से होता है। आपकी एफडी मैच्योर होगी, आपने मान लो 6 महीने के लिए कराते हो, 6 महीने बाद आपकी एफडी मैच्योर होगी, मैच्योर होने के बाद पैसे आपके ट्रांसफर होंगे, तो एफडी अकाउंट बंद हो जाता है और ऑटोमेटिकली ट्रांसफर आपके नॉर्मल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है जब एफडी मैच्योर होती है। अब जब आपके नॉर्मल अकाउंट में ट्रांसफर हो तो वहां तो नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, वहां तो 5000 रुपए बैंक को देने हैं, अब 2000 मेरे आए, अब 2000 रुपए जब आए तो बैंक में मेरी लायबिलिटी कम कर दी, अब बैंक के सामने लायबिलिटी दिखती 3000 और देना है मुझे, पर मेरे सामने लायबिलिटी कितनी दिखी 5000, क्योंकि मैंने वो एफडी वाला पैसा मुझे पहले चला और मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। अब देखो स्टार्टिंग बैलेंस क्या है, अब ये मत देखना गलती किसकी, फिर मैं बता रहा हूं स्टार्टिंग बैलेंस देखना, स्टार्टिंग बैलेंस कितना है 3000, स्टार्टिंग बैलेंस आपके पास पासबुक का, तो पासबुक को कैलकुलेट पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2000 वापसी ऐड करने पड़ेंगे। आई बात समझ में, 2000 रुपए वापसी क्या करने पड़ेंगे मेरे भाई, ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर है नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 230 रुपए वाज डेबिटेड बाय बैंक इन अ पासबुक एंड द इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड ओनली ऑन 3 अप्रैल, मतलब अगले महीने रिसीव हुई इंफॉर्मेशन, मतलब आज इस महीने मार्च के महीने में मैंने इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया, बैंक ने मेरा इंटरेस्ट काट लिया, ठीक है भाई कोई बात नहीं। मैंने यहाँ लिखा कैश बुक और मैंने कहा पर पासबुक, मेरी लायबिलिटी 1000 रुपए थी, मेरी लायबिलिटी कितनी की थी 1000 रुपए की थी मान लेते हैं। बैंक वाले ने मुझसे इंटरेस्ट लिया, मैंने कहा कैसे लोगे इंटरेस्ट, मुझे तो वैसे आपको 1000 रुपए देना, आप मुझसे इंटरेस्ट कैसे लोगे, वगैरह ले लेंगे, हम आपकी लायबिलिटी 930 और बढ़ा देंगे क्योंकि आपसे हमको इंटरेस्ट देना। अब आप हमें 1930 रुपए दोगे, मुझे मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं करा, मुझे पता नहीं चला बैंक ने इंटरेस्ट इस महीने नहीं पता चला, अगले महीने मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, इंटरेस्ट लिया है। अब बैंक ने तो मेरी लायबिलिटी 1930 कर दी, पर मैंने अपनी लायबिलिटी 1000 ही रख दी। अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए पासबुक से कानपुर पहुंचने के लिए 930 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। क्लियर है नहीं, आपको सिर्फ बराबर का ध्यान देना है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होती है, पासबुक होता है आपके पास, कैश बुक होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा आपके पास कैश बुक रहेगा, पासबुक नहीं रहेगा। क्लियर है नहीं, यहाँ पर तीसरी एंट्री, तीसरी या चौथी, फोर्थ एंट्री में आपको 230 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। क्लियर है मेरे दोस्तों, मेरे दोस्त क्लियर है, मेरे भाई और बहनों क्लियर। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर राजेश ट्रेडर 400 रुपए नॉट एंटेड टू कैश बुक, 400 रुपए डिपॉजिट कर दिए मिस्टर राजेश ट्रेडर ने। मैंने कहा ठीक है एग्जांपल और बना लेते हैं, अच्छा मैंने कहा यही बना लो एग्जांपल, काम करके बोलूंगा, मैंने कहा यही बना लेते हैं, ये कर लेता हूँ। राजेश ट्रेडर ने मेरे अकाउंट में 400 रुपए डिपॉजिट करे, मेरे अकाउंट में पहले से लायबिलिटी 1000 रुपए की है। अब राजेश मेरे अकाउंट में 400 रुपए डिपॉजिट करेगा तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मेरी लायबिलिटी बैंक के सबसे दिखती 600 रुपए, पर मैंने उसको एंटर नहीं करा कैश बुक के अंदर, कैश बुक के अंदर भी लायबिलिटी दिखी 1000 रुपए, और पासबुक के अंदर भी लायबिलिटी कितनी दिखी 600 रुपए। तो मैं 600 को 1000 की तरफ लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 400 रुपए। आई बात समझ में, मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको ब्याज पढ़ा दिया है, मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको ब्याज पढ़ा दिया है दोस्तों कि अब आपको प्रॉब्लम आने की नहीं है। अगर अब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना दोस्तों, तो आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। अगर आपका अब भी ये क्वेश्चन गलत हो रहे ना, तो आपको ध्यान से कॉन्सेप्ट नहीं समझा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो।
दोबारा वीडियो देख लो, दोबारा क्लासेस देख लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, अनलिमिटेड व्यूज है, पर ध्यान से कर लो, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब क्या होता है, अगर कोई भी मतलब हो, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या है, कॉर्पोरेशन हो, इनकम हो, कुछ भी टैक्स हो, टैक्स है ना, आपने पे करा 1200 रुपए पेड बाय द बैंक एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमने बैंक को ऑर्डर किया था कि अगर हमारे को टैक्स पे करना हो तो हमारे बिहाफ पर आप टैक्स पे कर देना, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप टैक्स दे देना, क्योंकि टैक्स तो देना ही है, तो टैक्स देने आप ये ना पासबुक खोल ली। तो भैया हमने बैंक को बोला कि भाई हमारे को कॉर्पोरेशन टैक्स देना है, मतलब हमारा बिजनेस टैक्स जाना है, डिस्ट्रक्टर टैक्स जाना है, कॉर्पोरेशन मतलब बिजनेस होता है, बिजनेस टैक्स जाना है कि वो हमारा पे कर देना। हमने कहा भाई देखो ये टैक्स इस टाइम पे पे करना होगा, आज टाइम पे इसको पे कर देना। मान लीजिए मेरी लायबिलिटी 5000 रुपए, मेरी लायबिलिटी कितने की है, 5000 रुपए, ठीक है। पहले से मेरी लायबिलिटी 5000 रुपए की, मैंने बैंक को बोला भाई, बैंक ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी, मैंने कहा बैंक भैया ऐसे करना, हर साल मेरा टैक्स भर देना, कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि 1200 रुपए का, ठीक है, उन्होंने कहा भर देंगे जी। अब बैंक के ऊपर मेरी लायबिलिटी पहले से है दोस्तों, अगर बैंक के ऊपर मेरी लायबिलिटी पहले से है तो मेरी लायबिलिटी बैंक ने और बढ़ा दी टैक्स भरने में, पर मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं करा, इसमें लिखा सिर्फ पासबुक ओनली, क्या लिखा है, रिकॉर्ड इन अपीयर इन पासबुक ओनली, पासबुक ओनली में अपीयर हो रहा है बस। तो बैंक ने मेरी लायबिलिटी 6200 कर दी, पर मैंने मेरी लायबिलिटी कितने रखी, 5000। अब मुझे पासबुक से कैलकुलेट करने के लिए 1200 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, माइनस माइनस करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हम 1200 माइनस कर देता हूँ, और ये सेवंथ एंट्री, सिक्स एंट्री और लास्ट एंट्री 1200 यहाँ से माइनस कर दी है, और जो भी आ जाएगा उसको मैं आंसर बोल दूंगा। टोटल कर लेते हैं आंसर का एक बार। मैंने कहा भैया देखो टोटल लायबिलिटी तो मेरी ये नजर आई, 8800 प्लस 5800 प्लस 2000 और प्लस 400, यह आ जाएगा 17000 रुपये। टोटल लायबिलिटी 17000, 17000 से माइनस करेंगे 2800 रुपये, 270, 930 और 1200। आपके पास जो है आपका पॉजिटिव बैलेंस, देखो स्टार्टिंग ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव था, तो अगर आंसर भी पॉजिटिव आया तो हमने कहा ये होगी ओवरड्राफ्ट है। पॉजिटिव बैलेंस, अगर ओवरड्राफ्ट की स्टार्टिंग पॉजिटिव बैलेंस हुई तो आंसर का अगर ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव आ जाता है तो वो क्या है, ओवरड्राफ्ट ही है। तो मैंने कहा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, पास कैश बुक बना दो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस। दोस्तों क्लियर है नहीं है, और यहाँ पर आपका आंसर मैच करवा दिया मैंने 11,800 का। अगर आपका आंसर सही है तो वेरी गुड, आपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपने कंसेप्ट को सीखा है। अगर आपका आंसर कहीं गलत हो रहा है तो आप इसको करिए, आप थोड़ी और प्रैक्टिस करिए, इस पे क्वेश्चन करिए, इस पे और बेस क्वेश्चन करिए, आपके कंसेप्ट को ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए दोस्तों। कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ रहे तभी आंसर गलत हो रहा है, तो मैं बहुत आराम से करा चुका हूँ ये चीजें, ठीक है। ये तो मैं आराम से इसमें तो बताया है मैंने, ज्यादा कुछ नहीं। जब ये होमवर्क करके एंड चलन था ओवरड्राफ्ट का, जब क्या बैरक खत्म हो गई, अब जो नया कंसेप्ट है वो अमेंडमेंट कैश है। दोस्तों अगर आपको ब्यारत अभी भी नहीं आई तो समझ लेना ये पेपर के अंदर आनी ही आनी है, इसलिए इसको दोबारा ढंग से कर लीजिए, इसको लाइटली मत लेना, पेपर के अंदर आएगा ही आएगा। इसलिए अगर आपको ब्यारत ढंग से नहीं आए तो उसके ब्याह पर और क्वेश्चन करिए, ये जो मैं दोबारा कराया दोबारा क्लास देख लीजिए, टाइम मिला तो दोबारा क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों, पर करना जरूर है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों 11,800 राइट आंसर, और ये आंसर हमसे आपका मैच होना चाहिए। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पर 2000 माइनस करेंगे तो 3800 रुपये आता है दोस्तों, और यहाँ पर 10,800 आ जाएगा, ये 3800 रुपये सर, यहाँ पर मेरी मिस्टेक हुई, 10,800 आ जाएगा। 5800 में से 2000 माइनस करें, यहाँ पर कहाँ बताया 5800 वाला मैंने, हाँ 5800 से 2000 जाएंगे तो 2000 रिकॉर्ड करा था, 3800 रिकॉर्ड किया तो 3800 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 3800 आना, 10,800 राइट आंसर, ये आपके पास राइट आंसर है, याद आंसर आप ओके करिए, ठीक है। चलो तो भैया स्टार्ट करें अपने नया कंसेप्ट, तो नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का, और वो उसका नाम है अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक हैंड डालेंगे सर, अमेंडेड कैश बुक की हैंड डालेंगे आप, और जैसे जैसे मैं आपको नोट लिखवा रहा हूँ वो नोट लिखिए, उसके बाद मैं आपको समझूंगा, पहले मैं पूरी नोटिंग करवाना चाहता हूँ, उसके बाद पूरा समझाना चाहता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलो भाई, तो पहला पॉइंट लिखना, sometime in order to find out, sometime in order to find out, sometime in order to find out, sometime in order to find out the correct balance, find out the correct balance of bank, find out the correct balance of bank or cash to amend the cash book, amend the cash book
before preparation, before the preparation of BRS, before the preparation of BRS, before the preparation of BRS. Sometime in order to find out the correct balance of bank or cash to amend the cash book before preparation of BRS. ठीक है सर, ओके। इसके बाद सेकंड पॉइंट आप लिखें, BRS should be prepared. BRS should be prepared by taking. BRS should be prepared by taking the balance. So by the taking the balance shown by the amended cash book. Taking the balance shown by the amended cash book. एक ही बार समझाऊंगा, सारा का सारा बस अभी लिखते जाए, कॉपी करते रहे बस साथ साथ। The student should remember that students should remember that usually two types of transaction. Usually two types of transaction are recorded. Usually two types of transaction are recorded in amended cash book. Usually two types of transactions are recorded in amended cash book. पहली ट्रांजैक्शन इसी के नीचे लिखेंगे, item which were not at all recorded in cash book. Items which are not at all recorded in cash book. Second, any error made by cash book. Any error made in cash book. Any error made in cash book. Any error made by cash book. Made by cash book. cash book द्वारा कोई error होगा। Fourth transaction, fourth point लिखेंगे, तो rest of the transaction will go to BRS. बाकी की ट्रांजेक्शन BRS के अंदर जाए। ठीक, आगे फिर एक नोट देना दोस्त, नोट देना। नोट क्या देना है, देखना, इट मस्ट बी रिमेंबर that preparation of amendment cash book, preparation of amended cash book, preparation of amended cash book is possible only when the balance as per cash book is given. When balance as per cash book is given. When balance as per cash book is given, within which include overdraft balance also. Overdraft balance as per cash book. Overdraft balance as per cash book. फिर आगे लिखना मेरे दोस्त, स्टेप टू बी फॉलोड। स्टेप
टू बी followed, step to be followed, step to be followed. चलो ओपन अ कैश बुक, स्टेप है स्टेप नंबर 1, ओपन अ कैश बुक। कैश बुक ओपन करो, बहुत ही सिंपल है यार, मुश्किल नहीं है। विथ बैंक कॉलम, कैश बुक विथ बैंक, कैश बुक का मतलब कैश कॉलम नहीं, कैश बुक का 3 कॉलम कैश बुक भी बनाई है, 2 कॉलम कैश बुक भी होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक होती है। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन आती है, डबल कॉलम में कैश और बैंक। जो बैंक वाली ट्रांजैक्शन वाली कैश बुक बनाना, कैश कॉलम कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम ओनली। तो पहले स्टेप में हमें कैश बुक का बैंक वेदर फेवरेबल अनफेवरेबल, वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल, वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल against the item, against the item that is which are not recorded, which are not recorded, that is which are not recorded in cash book, which are not recorded in cash book, and error made by cash book। सब कितना सारा नोटिंग है, बस लिखते जाओ, स्टेप खत्म हो जाएंगे, इसके बाद खत्म नोटिंग। क्लोज द अमेंडेड कैश बुक, क्लोज द amended cash book, close the amended cash book and find out the balance, find out the amended balance, find out the amended balance। 4th point में लिखना, prepare a bank reconciliation statement, prepare BRS by taking the balance of step number 3, that is amended balance, amended cash book balance, that is amended cash book balance। लो भाई लो, खत्म हो गई नोटिंग। तो ये था अमेंडेड कैश बुक पूरा सर, समझ तो कुछ नहीं आया, मैंने कहा समझाया नहीं मैंने। तो अमेंडेड कैश बुक यहाँ से चालू है और इसके कुछ स्टेप्स लिखवाए मैंने, थ्योरी वगैरह नहीं आती अमेंडेड कैश बुक के अंदर, बस स्टेप्स आते हैं। मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा, क्वेश्चन करा दूंगा पूरा, फिर ऊपर पढ़ाऊंगा क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे भैया 5वां, 5th क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन करते हैं और सिर्फ कॉन्सेप्ट भी समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या था यार, ठीक है। चलो देखिए सर सामने क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सर, क्या था बैंक कॉलम एस ऑफ कैश बुक, कैश बुक का बैंक वाला कॉलम, मतलब कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक होती है, तो बैंक कॉलम वाला कैश बुक शो अ ओवरड्राफ्ट ऑफ 5000। तो अगर मैं कैश बुक बनाता हूं तो उसको डेबिट साइड में आएगा 2 बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस सीडी, बीडी आएगा क्रेडिट साइड में, सर बाय बैलेंस सीडी आएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 5000 का। इन 31/3/2015 को देयर है बैंक स्टेटमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट 4200 रुपए, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। देखो पासबुक का ओवरड्राफ्ट, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कितना 5000 पर पासबुक का ओवरड्राफ्ट 4200 रुपए, तो 800 रुपए का डिफरेंस ऐसा क्यों आया। द फॉलोइंग डिफरेंस और नोटिस बिटवीन द टू रिपोर्ट, इन दोनों में डिफरेंस आने की वजह ये थी, ठीक। चलो कह रहा है एक चेक इशू करा 2400 रुपए का इशू, बट नॉट इन कैश बाय द कस्टमर। सिंपल, चेक इशू करा पर पेमेंट नहीं हुआ पेमेंट के टाइम, ओके। चेक डिपॉजिट करा पर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। कलेक्टिंग चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक ने कुछ चार्जेस काटे पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, ओके। इसको मैं लगाता हूं स्टार एंट्री। बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसको लगाता हूं स्टार एंट्री। बैंक ने इंटरेस्ट काटा पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। चेक डिसऑनर्ड हुआ बट डेबिटेड बाय बैंक पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, स्टार एंट्री। और इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव बाय द बैंक नॉट एंट्री टू कैश बुक, स्टार एंट्री। मतलब ये 4 एंट्री मैंने स्टार लगाया, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि ये वो ट्रांजैक्शन है जो बैंक वाले भैया को रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी पासबुक के अंदर, पर कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती। बस इन ट्रांजैक्शन को ध्यान रखना,
इन ट्रांजेक्शन को ध्यान रखना। पता क्या कहता है अमेंडेड कैश बुक? कहता है देखो पहले आप वो ट्रांजेक्शन उठाओ जो ट्रांजेक्शन आपने कैश बुक में अंदर रिकॉर्ड नहीं करी पर पासबुक में रिकॉर्ड हो गई है। मतलब बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया पर अकाउंट होल्डर ने अपने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर, भूल गए थे ना कैश बुक में रिकॉर्ड करना या नहीं करी थी ना, तो कर दो। इसका मतलब आपने जो पहले कैश बुक बनाई है उसके अंदर बैंक की एंट्री कास्ट करी होगी, उस बैंक के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन है जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी, वो 8 स्टार वाली ट्रांजैक्शन है। देखो ना, नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक, नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक, नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक, नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक। कुछ ट्रांजैक्शन जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करनी चाहिए थी आपने रिकॉर्ड नहीं करी, जो कैश बुक तो बना दी, कैश बुक तो बन गई है, डबल कॉलम कैश बुक बन गई है, और बैंक की कुछ ट्रांजैक्शन जो कैश बुक के बैंक कॉलम में आनी चाहिए थी, चाहे डेबिट या क्रेडिट, वो आपने नहीं डाली, इसलिए कैश बुक दोबारा बनाओ। और जब आप कैश बुक दोबारा बनाओगे तो उसको बोला जाएगा अमेंडेड कैश बुक। क्या बोला जाएगा? अमेंडेड कैश बुक। दोस्तों दोबारा समझाता हूं क्या बोला इसने, ध्यान देना। पांचों क्वेश्चन से पहले मैं ऊपर की लाइन पढ़ाता हूं, स्टेप्स क्या है बाद में लिखेंगे। समटाइम in order to find out the correct balance of bank or cash to amend the cash book before the creation of BRS। क्या हुआ? कहता है वो ट्रांजैक्शन जो बैंक में रिकॉर्ड हो गई थी पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। क्या बोला? पहले ट्रांजैक्शन कौन सी रिकॉर्ड करेंगे? वो ट्रांजैक्शन जो बैंक वाले भैया ने तो रिकॉर्ड कर दिया अपने हैंड से, बैंक ने इंटरेस्ट लिया, बैंक चार्जेस काटे, इंटरेस्ट चार्जेस काटा, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया। कोई भी ट्रांजैक्शन जो बैंक वाले भैया ने रिकॉर्ड कर दिया अपनी पासबुक के अंदर पर हमने रिकॉर्ड नहीं करी अपनी कैश बुक के अंदर और कैश बुक बना दी। अब कैश बुक तो बन चुकी है पर 4 ट्रांजैक्शन जो भी दिखी वो रिकॉर्ड ही नहीं करी, इसलिए कहा गया कि जो कैश बुक आपने बना दी थी वो गलत हो गई है। उसके अंदर 4 ट्रांजैक्शन जो बैंक वाले भैया ने रिकॉर्ड कर दी पर कैश बुक वाले भैया ने रिकॉर्ड नहीं करी, मतलब अकाउंट होल्डर ने रिकॉर्ड नहीं करी, अब उसको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसलिए बीआरएस करने से पहले दोबारा कैश बुक बनाना, और जब दोबारा कैश बुक बनाओगे ना तो उसके अंदर वो 4 ट्रांजैक्शन भी डाल देना जो पासबुक के अंदर रिकॉर्ड हो चुकी है पर कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई, वो 4 ट्रांजैक्शन भी डाल देना। और जब वो 4 ट्रांजैक्शन डाल देना जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम बोलेंगे अमेंडेड बैलेंस। और उस कैश बुक जो दोबारा कैश बुक बनाई आपने, जो 4 ट्रांजैक्शन जो छोड़ी है दिखी आपको, वो डालने के लिए दोबारा कैश बुक बनाई, क्योंकि एक बार तो बन गई थी, बार बार चला रही यार 4 ट्रांजैक्शन डालना भूल गए, अब दोबारा कैश बुक बनाओ। अब जो दोबारा कैश बुक बनाओगे वो ट्रांजैक्शन डालने के लिए उस कैश बुक को कहा जाएगा अमेंडेड कैश बुक। आई बात समझ में? क्या कहते हैं अमेंडेड कैश बुक को? अगर आपसे कोई पूछे अमेंडेड कैश बुक क्या होता है तो आप कहोगे सर वो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कैश बुक के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं या रिकॉर्ड नहीं करते, पर पासबुक वाले भैया बैंक अपनी पासबुक के अंदर एंट्री पास रिकॉर्ड कर देता है पर कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैश बुक जो बन चुका था अब दोबारा कैश बुक बनाना पड़ेगा और वो वाली एंट्री भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब जब वो एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए जब दोबारा कैश बुक बनाएंगे उसी कैश बुक को क्या नाम दिया जाएगा? अमेंडेड कैश बुक। आई बात समझ में नहीं आई? दोबारा एक लाइन में फिर समझाता हूं। अमेंडेड कैश बुक क्या होता है? दो टाइप की ट्रांजैक्शन अमेंडेड कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करी जाएगी और बाकी रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन बीआरएस के अंदर ही बनाई जाएगी। कहता है ट्रांजैक्शन नंबर 1 आइटम, यहां देखना, आइटम विच आर नॉट और एट ऑल रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, वो आइटम जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए जबकि होने चाहिए थे, पासबुक में हो चुके हैं पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, उस केस के अंदर आपको वो रिकॉर्ड करने के लिए दोबारा कैश बुक बनाना पड़ेगा। और जब दोबारा कैश बुक बनाओगे उसी कैश बुक को नाम दिया जाएगा अमेंडेड कैश बुक। और एक और ट्रांजैक्शन है, ऐसा कोई भी गलती जो कैश बुक में बनाते टाइम, पुरानी वाली कैश बुक में बनाते टाइम हो गई थी, रिकॉर्ड तो करा पर एरर हो गया, रिकॉर्ड तो करी मैंने गलती, 1500 डाला था डेबिट चार्ट पे, डाल दिया 2000 रुपए, तो ये गलती के लिए भी आपको अमेंडेड में किसी करना पड़ेगा। और इनके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन है उसको हम कहां डालेंगे? उसको हम बीआरएस के अंदर ही रेक्टिफाई करेंगे। दोबारा समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा समझो। देखो पढ़ते शुरू से, समटाइम इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द करेक्ट बैलेंस ऑफ बैंक और कैश इन अमेंडेड कैश बुक। कभी कभी क्या होता है हमें सही बैलेंस निकालना पड़ता है कि भाई अमेंडेड कैश बुक में सही बैलेंस क्या है, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? अमेंडेड कैश बुक बनाना पड़ता है बीआरएस से पहले, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। बीआरएस करने से, बैंक रिकंसाइल करने से पहले हमें अमेंडेड कैश बुक बनाकर वो ट्रांजैक्शन डाल देनी है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, क्या हो तो गई थी पर गलती होगी, तुमको ठीक कर लो, आप डाल लो और ठीक कर लो। उसके बाद जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस के साथ बीआरएस बना लेना। फिर क्या करना? बीआरएस शुड बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग द बैलेंस शो ऑन द अमेंडेड कैश बैंक बुक। जब आप अमेंडेड कैश बुक बनाओगे ना, वहां पर जो बैलेंस सीडी होगा
टू बैलेंस शीट या बाय बैलेंस शीट होगा, वो बैलेंस लेकर आप फिर बीआरएस बनाओगे, आपके ट्रांजेक्शन तो हो चुकी है ना रेक्टिफाई। अभी तक क्या करते थे, अभी तक क्या करते थे, ये ट्रांजेक्शन में डायरेक्ट बीआरएस में डाल देते थे, ये लेकर डायरेक्ट बीआरएस में डाल देते हैं, पर अब नहीं करेंगे, पहले अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, वहां पर कुछ ट्रांजेक्शन डाल देंगे, जो ट्रांजेक्शन बीआरएस बनानी बीआरएस में जाएगी। अच्छा ये समझ नहीं आएगा कि बीआरएस में कौन सी ट्रांजेक्शन जाएगी, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बीआरएस में वो ट्रांजेक्शन जाएगी जो दो ट्रांजेक्शन नहीं होगी, कौन सी, ये दो, कि वो आइटम जो पासबुक में तो रिकॉर्ड कर दिया पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, या कैश बुक रिकॉर्ड तो कर दिया था पर गलती हो गई है, ये दो ट्रांजेक्शन अमेंडमेंट जाएगी, बाकी सारी बीआरएस के अंदर जाएगी। क्या बीआरएस बनाने से पहले बीआरएस में जो भी बैलेंस लोगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, वो आप सिर्फ और सिर्फ किसका लोगे, अमेंडेड कैश बुक का जो बैलेंस बचा है उसका लोगे, क्योंकि चार एंट्री तो वहीं रेक्टिफाई हो गई है, बाकी जो बैलेंस बच जाएगा वो लोगे। क्या है, स्टूडेंट शुड बी रिमेंबर दैट यूजुअली टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द अमेंडेड कैश बुक। मैंने आपको बता दिया दो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है और रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन विल गो टू द बीआरएस, और बाकी ट्रांजैक्शन बीआरएस के अंदर जाएगी। अब अमेंडेड कैश बुक बनाने के लिए मुझे कौन सा बैलेंस चाहिए, ओवरड्राफ्ट बैलेंस चलेगा या बैलेंस एज पर फेवरेबल बैलेंस होना चाहिए, तो नोट लिख दिया नीचे, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट, ये जरूर ध्यान रखना, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड, जब आप अमेंडेड कैश बुक बनाओगे, प्रिपेयर करोगे, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी बन पाएगी जब आपको पॉसिबल ओनली व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर बैलेंस एज पर पासबुक गिवन तो अमेंडेड कैश बुक नहीं बन सकती। अमेंडेड कैश बुक तभी बन पाएगी, भाई कैश बुक दोबारा बनाऊंगा ना, और दोबारा बनाने के लिए मुझे बैलेंस चाहिए कैश बुक का, तो अमेंडेड कैश बुक तभी पॉसिबल है बनना जब आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा हो या इंक्लूड ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, उस दोनों से एंट्री होती है, क्योंकि कैश बुक बनाना है बच्चे, क्या बनाना है, कैश बुक प्रिपेयर करना है मुझे। अब मेरी बात सुनना, अब क्योंकि मुझे कैश बुक प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले मैं एक अकाउंट खोलूंगा जिसका नाम होगा कैश बुक, तो होगा पर अमेंडेड लिख दूंगा आगे, मैं दोबारा बना रहा हूँ। अमेंडेड का मतलब क्या है, दोबारा बना रहा हूँ, उसके अंदर कुछ रेक्टिफाई कर रहा हूँ ट्रांजैक्शन पहले ही, बीआरएस बनाने से पहले। तो मैंने कहा लेवल पोस्टिंग होती है, आपको पता है, डेबिट साइड से बैंक बढ़ेगा, क्रेडिट साइड से बैंक घट जाएगा, ये तो करना है। अबे पैसा अगर बैंक में बढ़ा तो डेबिट साइड से बढ़ेगा, अगर पैसा अगर बैंक में घटा तो क्रेडिट साइड से बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने ऐसे क्यों कहा था कि अमेंडेड कैश बुक बनाने से पहले मुझे बैलेंस चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि कैश बुक बनाने के लिए मुझे टू बैलेंस विधि या बाय बैलेंस विधि चाहिए। मैंने कहा ये लो, मुझे क्या दे रखा है, टू बैलेंस विधि, अगर यहाँ लिखा होगा टू बैलेंस विधि, इसका मतलब क्या है, फेवरेबल बैलेंस। अगर आपको फेवरेबल बैलेंस दे रखा है तो टू बैलेंस विधि लिखेंगे, अगर आपको अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो ओवरड्राफ्ट की शुरुआत बाय बैलेंस विधि से होती है, बाय बैलेंस विधि। ओवरड्राफ्ट यहाँ आता है ना, कैश बुक का अच्छे बनाइए आपने, ओवरड्राफ्ट यहाँ पर कितना आएगा दोस्त, 5000 रुपए दिख रहा था ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सर कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी, चेक इशू बट नॉट इन कैश वाले कस्टमर, ये नहीं, जहां पर लिखा होगा नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक वो ट्रांजैक्शन आएगी। तो मैंने कहा ये दो ट्रांजैक्शन छोड़कर बाकी चारों ट्रांजैक्शन आएंगे, दोबारा देखते हैं यही करके पड़ते हैं चारों ट्रांजैक्शन, इसलिए मैंने इनमें स्टार लगा दिया। करेक्ट, कलेक्शन चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्या मतलब हुआ, बैंक ने कुछ चार्जेस काटे, अब जब बैंक में से कुछ चार्ज लेगा तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, सर बढ़ जाएगी, होगी इसी बात है, क्योंकि 5000 की लायबिलिटी बैलेंस है और बैंक ऊपर से और ले रहा है पैसा, जब और लेगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक मेरी लायबिलिटी बढ़ा देगा, कितने से 100 रुपए से मेरे कैश, क्योंकि कैश बुक में एंट्री अब हो जाएगा, यहाँ लिखूंगा कलेक्शन चार्जेस, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कलेक्शन चार्जेस। आई बात समझ नहीं आई, दोबारा समझा दो। अगर बैंक में पैसा आया तो लायबिलिटी कम होगी, देखो लायबिलिटी है, लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट है, और लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को पैसा आएगा तो मैं डेबिट करूंगा, पैसा अगर कोई ले जाएगा तो क्रेडिट करूंगा, पैसे का आना डेबिट, पैसे का जाना क्रेडिट। तो देखो जाए ना, 100 रुपए जा रहे नहीं जा रहे, अरे दिया नहीं है पर जाएंगे तो सही ना, लायबिलिटी तो बन गई, ठीक है। कलेक्शन चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया मतलब काट लिया, कितने का, 300 रुपए का, और बैंक ने जब इंटरेस्ट काटा तो मेरी लायबिलिटी फिर बढ़ गई, पैसा तो है नहीं। इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस 300 रुपए बैंक में से डिडक्ट कर लिए। इसके बाद चेक डिसऑनर डेबिटेड बाय बैंक नॉट इन कैश बुक, चेक था वो डिसऑनर हो गया, चेक जो मैंने डिपॉजिट कराया, सॉरी चेक जो था वो क्या हो गया दोस्तों, डिसऑनर हो गया, डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने मेरा पैसा डेबिट कर लिया, एक चेक, एक जो चेक था दोस्तों, चेक डिसऑनर हो गया भाई, और डेबिटेड बाय बैंक। भाई देखो जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो बैंक क्या करता है, चार्जेस काट लेता है कि भाई तुम्हारे चेक जो पैसे दिए थे पड़े थे तब भी तुमने चेक इशू करा या चेक कलेक्ट करा। अब मान लेते कस्टमर ने हमें चेक दिया है, कस्टमर ने क्या करा, हमें चेक दिया, उसका चेक क्या हो गया सर, डिसऑनर हो गया, उसका चेक क्या हो गया सर, डिसऑनर। मुझे लगा भाई पैसा
बढ़ गया होगा, मुझे लगा भाई पैसा आ गया होगा, कस्टमर ने चेक दिया और पैसा डिसऑर्डर हो गया। अब कस्टमर क्या करेगा, मेरे से लायबिलिटी बना लेगा दोबारा, कहां सुनना। मैंने क्या करा, एक चेक मुझे कस्टमर ने दिया मुझे, ठीक है, कस्टमर ने कहा भाई ये लो चेक मेरे को दिया और बैंक से पैसा निकाल लो। मैं गया बैंक में, चेक दे दिया, चेक देने के बाद मैंने वहां से पैसे ले लिए, पैसे लेके जेब में डाल लिए। चेक ऑन हैंड, चेक से हम पैसे ले सकते हैं, कैश करा सकते हैं चेक से जरूरी नहीं है अकाउंट में ट्रांसफर होता है। चेक इस टाइप की चेक होते हैं जो आपके पास चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि चेक उस टाइप का भी होता है जब चेक आप डिपॉजिट कराओगे बैंक के अंदर और बैंक से खिड़की के बाद वहां पर कैश निकाल सकते हो। चेक दो कैश लो हाथ में, अकाउंट में ट्रांसफर मत कराओ। और मैंने यही करा, कस्टमर ने मुझे चेक दिया, मैंने चेक गया बैंक के बाद मैंने चेक डिपॉजिट करा लिया, चेक जमा करा और चेक से कैश करवा लिया। और जब चेक से कैश करवा लिया बाद में चेक जब उससे पैसा मांगे क्या उसके बैंक से पैसा डिडक्ट करने की बारी है बैंक ने, बैंक उसके बैंक मेरे कस्टमर के बैंक से पैसा डिडक्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा। और पता चला वो कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं था, अब हो गया डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर हो गया तो जो पैसा मैं बैंक से ले गया था अब वो बैंक क्या कर लेगा, मेरे से पैसा वापसी डिडक्ट कर लेगा, मेरी लायबिलिटी द्वारा बढ़ा देगा। तो चेक डिसऑर्डर से बैंक ने मेरे पैसा काट लिया क्योंकि मैं तो पैसा ले गया था, पर बैंक क्या करेगा, मेरा पैसा मैंने जो पैसा लिया था बैंक से वो तो डिसऑर्डर हो गया क्योंकि चेक चला ही नहीं। मैं कस्टमर को पकड़ लूंगा, बैंक मेरे को पकड़ लेगा, और जब बैंक मेरे को पकड़ेगा तो बैंक मेरे पैसे काट लेगा। भाई यहाँ करेंगे बैंक कस्टमर नहीं देते हैं और चेक डिसऑर्डर, बहुत सिंपल एंट्री है भाई, चेक डिसऑर्डर। बस एक एंट्री और है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैंने कहा इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक नॉट अटेंडेड कुछ बैंक कैश बुक, बड़ा सिंपल है। इंटरेस्ट बैंक ने रिसीव कर लिया, अब जब इंटरेस्ट बैंक रिसीव कर लेगा तो भाई मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को इंटरेस्ट मिला, बैंक रिसीव कर लिया, बैंक मेरी लायबिलिटी कम करेगा बढ़ा देगा। सर इंटरेस्ट मुझे मिला है, बैंक को मैंने दे दिया, डायरेक्टली बैंक ने रिसीव कर लिया मेरा इंटरेस्ट। मेरे कहीं मान लो मैंने कहीं किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा था, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिला, बैंक ने उस इंटरेस्ट को करेक्ट कर लिया, बैंक ने लायबिलिटी कम कर दी, ऑब्वियस सी बात है, मैंने इंटरेस्ट दे दिया बैंक को, मेरी लायबिलिटी कम हो गया, इंटरेस्ट रिसीव टू इंटरेस्ट रिसीव, और इंटरेस्ट रिसीव से मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी मुझे। ऐसे ऐसा बोल दो कि लायबिलिटी कम हो गई और कम करने के लिए करना पड़ता है डेबिट, ऐसा बोल दो पैसे का आना डेबिट, इंटरेस्ट आया डेबिट और पैसे का जाना क्रेडिट, ठीक है। टोटल कर देंगे मेरे भाई, टोटल कर देंगे इसका, टोटल कर देंगे भाई इसका 5000 प्लस 100 प्लस 300, ये आ गया 5400 रुपये, 5400 और 5400 यहाँ लिखा और इस 5400 में 100 ऐड करेंगे तो आ गया 5300। ये कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग किससे करी थी, ओवरड्राफ्ट से। भाई स्टार्टिंग 5 है तो ओवरड्राफ्ट का मतलब लायबिलिटी थी मेरी, और लायबिलिटी मेरी 5400 की लायबिलिटी होगी, फिर 400 की लायबिलिटी कम हुई तो 100 की लायबिलिटी 5300 रुपये होगी, 100 की तो मैं 400 रुपये है, अभी गलत हो जाता है, 400 रुपये है भाई, 400 रुपये। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5100 रुपये, उसको क्या नाम लूंगा, टू बैलेंस सीडी, और क्या बोलूंगा, अमेंडेड कैश बुक बैलेंस हो गया। अब ये वाला बैलेंस लेंगे बीआरएस बना देना, अब बनाओगे बीआरएस, अब जो ट्रांजेक्शन छूट गई वो बीआरएस में करेंगे, बस यही तो था, बस और कुछ नहीं है सर इसके अंदर। एज ऑफ जो दे उठा दो, इसके अंदर ज्यादा कुछ था आपको पता चला, कुछ नया नई चीज सीखी है भाई, यही चीज थी इसके अंदर। बस अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर लेना है पर्टिकुलर्स और लेना यहाँ पर बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आया 5100 रुपये, कितना आया दोस्त 5100 रुपये। कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, और ये बात ध्यान रखना अमेंडेड लेंगे, क्योंकि बात बहुत सारी एंट्री रेक्टिफाई भी तो कर दी। अब जब रेक्टिफाई कर दिया अलग से अगर मैं ये वाला बैलेंस उठा दूं तो फिर वही बात नहीं आ जाएगी कि ये तो रेक्टिफिकेशन हुई नहीं। रेक्टिफाई करने के बाद जो बैलेंस है वहां से चालू करेंगे ना, तो नहीं करेंगे। अगर आप फिर दोबारा ये ले लेंगे फिर क्या फायदा इसका बनाने का अमेंडेड। तो रेक्टिफाई एंट्री करने के बाद 5100 में यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, इसमें कुछ आइटम ऐड कर देंगे और कुछ आइटम लेस कर देंगे, और करने के बाद जो भी आएगा उसको बोल देंगे क्या, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, और एकदम जाएगा हमारा अमेंडेड क्या, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। दो रह गए, एक ऐड होगी एक लेस होगी, बताओ कौन सी। करेक्ट चेक इशू करा 2400 रुपए का इशू, बट नॉट इन अब मैं वो नहीं बनाऊंगा, पूरा डायरेक्ट कर लाता हूँ। चेक 2400 रुपए का इशू करा, मेरे पे कैश बुक है तो मैंने कहा ये मेरी कैश बुक है, ये मेरे दोनों यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास 2500 रुपए, कितना है 2500 रुपए, 10,000 रुपए मान लेते, चलो लिखे देते हैं कैश बुक
विजुअलाइज करने में ज्यादा आसान रहती है। 10,000 यहाँ पर है लायबिलिटी, 10,000 यहाँ पर है लायबिलिटी। मैंने एक चेक की जरूरत 2400 का, मैंने घर आकर अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी क्योंकि मुझे लगा 2400 निकाल लेगा बंदा, पर्सनली निकाला नहीं, नॉट इनकैश बाय द कस्टमर, कस्टमर ने पैसा निकाला ही नहीं, पर मैंने तो अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी। मेरे साथ देखिए लायबिलिटी थी 12,400, पर यहाँ पर देखते हैं 10,000। अब मुझे यहाँ से यहाँ बोलने के लिए करना पड़ेगा 2400 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात समझ में आ गया। 2400 रुपये क्या करने पड़ेंगे मेरे भाई, 2400 रुपये माइनस करने पड़ेंगे और पहली एंट्री यहाँ पर होगी और दूसरी एंट्री यहाँ हो जाएगी ऐड। आंसर बिल्कुल मैच करेगा आपका। चेक डिपॉजिट 1200 रुपए का चेक डिपॉजिट कराए, 1200 का चेक डिपॉजिट करा तो क्लियर नहीं हुआ। अब जब चेक डिपॉजिट करा मैं यही करूं, ये वाला ऐड ही होगा। आपको समझ में आ गया कि भाई मैंने चेक डिपॉजिट करा, जैसे मैंने चेक डिपॉजिट करा मैंने 1200 रुपए माइनस कर दिए, मुझे मेरे साथ बन गया भाई 8200, पर बैंक ने करे नहीं, क्लियर ही नहीं करा, नॉट क्लियर। ये तो मैं आपको इतनी बार समझा चुका है। अब मुझे करना पड़ेगा यहाँ से आपको देख ले 1200 रुपये ऐड करना पड़ेगा भैया। 5100 रुपये, 5100 माइनस 2400 प्लस 1200, 5100 माइनस 2400 प्लस 1200, सॉरी 5100 माइनस 2400 प्लस 1200। ये आपके पास जो आंसर आ गया है, आंसर आ रहा है सर आपके पास 3900, पर गलत आ रहा है सर, तो कहीं पर मिस्टेक कर दी क्या? ओहो 400 डाला नहीं भाई, यहाँ पर 400 डाला ही नहीं वाला, 5800 रुपये आना था, 5800 यहाँ पर आपने गलती तो नहीं करी, इसको ठीक कर लिया था ना आपने अपने हैंड से, ध्यान दे भी रहे हो। एक मेरे 5400 रुपये आया होगा, 400 डाले नहीं भाई मेरे भाई, और मैंने 51,000 5,100 और 300 400 और 400 400 800 5,800 हो गया, 5,800 में से 400 क्या दिया 5500 बचा, 5400 ध्यान रखूंगा, 5400 से माइनस करूंगा तो आ जाएगा 4200 रुपये। अब आराम से मैच कर लिया, कोई कह रहा हूँ गड़बड़ कम होगी, अमाउंट नहीं डालूंगा। लो भाई बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक से मैच करवा दिया मैंने, और दैट इज द कांसेप्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट क्या अबेंडेड कैश बुक। वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई पर पासबुक होगी तो वो कैश बुक में डाल दूंगा, और वो ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में गलती हो रखी है पहले से, एरर मेड बाय द कैश बुक के अंदर पहले से गलती है, डाला तो है पर गलती होगी, उसको ठीक कर दूंगा। फिर जो बैलेंस आ जाएगा उस बैलेंस से बीआरएस मेंटेन करूंगा, जो बैलेंस आ जाएगा उस बैलेंस से बीआरएस मेंटेन करूंगा और मेरी एंट्री भी बीआरएस के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। और आप पढ़ेंगे स्टेप्स। पहला कह रहा ओपन है कैश बुक, एक कैश बुक ओपन करो विद द बैंक कॉलम वाली ओनली वेदर द फेवरेबल हो, और तभी ओपन हो सकती है जब वो फेवरेबल रैंक देना हो कैश बुक का या अनफेवरेबल। अभी क्या देगा था अनफेवरेबल, आगे जाकर क्या आ जाएगा फेवरेबल आ जाएगा। अगेंस्ट द आइटम, अगेंस्ट द आइटम मतलब इसका मतलब कौन सी आइटम रिकॉर्ड करनी है कौन सी आइटम रिकॉर्ड नहीं करनी है। Which item are not recorded in a cash book and error in a made by cash book। दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, एक वो ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई पर पासबुक में हो गई तो वो रिकॉर्ड करूंगा उसमें, और दूसरी ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करूंगा एरर मेड बाय द कैश बुक के अंदर जो गलती होगी रिकॉर्ड तो करी है पर गलती होगी उसको ठीक कर दूंगा। फिर क्लोज कर दूंगा और क्लोज करने जो अमेंडेड कैश बुक आ रहा है अमेंडमेंट कैश बुक को क्लोज कर दूंगा, उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसको बोलूंगा अमेंडेड बैलेंस, और अमेंडेड बैलेंस से क्या करूंगा प्रिपेयर करूंगा बीआरएस बाय टेकिंग द बैलेंस स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर जो बैलेंस निकला था कि अमेंडेड कैश बुक बैलेंस था उससे बीआरएस बनाना। भाई बात समझ में आया? तो ये था आज की क्लास का आपका पूरा कंसेप्ट ऑफ अमेंडेड कैश बुक। कॉन्सेप्ट नहीं पूरा बीआरएस का आपको खत्म करा चुका हूं, मुझे सिर्फ 3 क्वेश्चन कराने हैं बस। कितने क्वेश्चन कराने हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन कराने हैं आपके लिए। पहला 6 होमवर्क में, दूसरा होमवर्क कर लो, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला मैं 6 क्वेश्चन कराऊंगा, अगला आपने 7 ये होमवर्क में और ये भी होगा फिर मतलब अगली क्लास में मेरे 3 क्वेश्चन होंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई। उसके बाद एमसीक्यू मतलब अगली क्लास और 2 क्लास के अंदर चैप्टर खत्म में बीआरएस। अगली क्लास में क्वेश्चन 3 और उससे अगली क्लास अगर हो जाते हैं तो उससे अगली क्लास में एमसीक्यू वगैरह जो है उसके अंदर बस खत्म हो गया चैप्टर। चलो भाई आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अच्छे से और बढ़िया तरीके से हम सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।